नमस्कार साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्तूप है। तो देखिए स्तूप जो है वो स्थापत्य कला का हिस्सा है साथियों। तो आज हम लोग बात करेंगे स्तूप के बारे में। तो स्तूप होता क्या है? तो बुद्ध एवं महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अवशेष या फिर उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं का उपयोग करके एक अर्धगोलाकार ढांचा बनाया गया जिसे स्तूप कहा गया। ठीक है, और ये स्तूप आपको पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलते हैं साथियों। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्तूप के वर्गीकरण की, तो देखिए स्तूप का वर्गीकरण किया गया है। तो आपको चार प्रकार के स्तूप देखने को मिल जाते हैं। पहला है शारीरिक स्तूप। तो शारीरिक स्तूप को कहा गया है कि बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित जो स्तूप थे उन्हें शारीरिक स्तूप की संज्ञा दी गई है। शारीरिक स्तूप फिलहाल इस टाइम नहीं पाए जाते हैं, अब मतलब आपको नहीं देखने को मिलते शारीरिक स्तूप जो भी हैं, मतलब महात्मा बुद्ध के जो अवशेष से बनाई गई थी अब वो चीजें आपको देखने को नहीं मिलती। वहीं आप बात करते हैं पारिभौगिक स्तूप की, तो कहा जाता है कि बुद्ध द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं को केंद्र में रख के जिन स्तूपों का निर्माण किया गया उन्हें पारिभौगिक स्तूप कहा गया। ठीक है, अब देखिए जो शारीरिक स्तूप क्या था कि बुद्ध के शारीरिक अवशेष से जो निर्मित थे वो शारीरिक स्तूप कहलाए। लेकिन पारिभौगिक में क्या हुआ कि बुद्ध द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं को केंद्र में रख के जो स्तूप बनाए गए उन्हें पारिभौगिक स्तूप कहा गया। जैसे कि वस्त्र हो गए, तो महात्मा बुद्ध ने जो भी वस्त्र पहने या फिर जो बर्तन यूज किए या फिर जो चरण पादुकाएं पहनी थी, ये सारी चीजें इन सब का उपयोग करके जो स्तूप बनाए गए उन्हें पारिभौगिक स्तूप कहा गया। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो तीसरा स्तूप है वो है उद्देशिक स्तूप। तो मतलब बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों पर स्तूप का जो निर्माण कराया गया उन्हें उद्देशिक स्तूप कहा गया। मतलब महात्मा बुद्ध जहां जहां गए, जहां शिक्षा दी या फिर जहां ज्ञान प्राप्त किए, उन सभी जगह जो स्तूप बनाए गए उन्हें उद्देशिक स्तूप के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट जो अगला आता है वो है चौथे नंबर का, तो उसे संकल्पित स्तूप बोलते हैं। तो अनुयायियों द्वारा, तो जो बुद्ध के अनुयायी थे उनके द्वारा श्रद्धा पूर्वक जितने भी स्तूपों का निर्माण कराया गया उन्हें संकल्पित स्तूप कहे गए। ठीक है साथियों, इतना याद रख लेना है आपको। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्तूप से ही संबंधित, तो कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि सम्राट अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। हालांकि इसके साक्ष्य आपको नहीं मिलते हैं अब के टाइम में, लेकिन अशोक के काल में निर्मित स्तूपों के प्रमाण में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे तो सारनाथ का स्तूप आपको देखने को मिल जाता है, सांची का स्तूप देखने को मिलता है, साथ ही साथ अगर बात करें तो तक्षशिला जैसे स्थलों पर भी आपको स्तूप प्राप्त होते हुए मिल जाते हैं। नेक्स्ट, अशोक कालीन स्तूपों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था तथा वेदिका एवं तोरण के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया था। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि अशोक कालीन स्तूपों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, तो कहेंगे बिल्कुल अशोक कालीन स्तूप में पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था और वेदिका एवं तोरण के लिए लकड़ी का प्रयोग किया गया था। मौर्यों से पूर्व भी स्तूप के निर्माण के साहित्यिक साक्ष्य आपको देखने को मिल जाते हैं और कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, लेकिन पर्याप्त भौतिक अवशेष नहीं मिलते हैं। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं मौर्यों से पूर्व, तो मौर्य काल में ही आप देखते हैं जो महल वगैरह होते थे लकड़ी के होते। चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो लकड़ी का हुआ करता था, जबकि सम्राट अशोक के टाइम आते आते उन्होंने पत्थरों का उपयोग शुरू कर दिया था। तो मतलब उससे पहले अगर बात किया जाए, तो सम्राट अशोक से पहले की बात किया जाए तो सारी चीजें लकड़ियों द्वारा निर्मित की जाती थी। तो और आप लोग जानते हैं लकड़ी की आयु ज्यादा नहीं होती है, एक टाइम पीरियड बाद लकड़ी क्या होती है, सड़ गल के नष्ट हो जाती है। यही वजह है कि आपको साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं मौर्य काल, है ना, मौर्यों से पूर्व आप देखेंगे तो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो अगर स्तूपों में ही बात किया जाए तो देखिए स्तूप में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो अगर पहला तो आपको तोरण द्वार देखने को मिलेगा। तोरण द्वार को आप प्रवेश द्वार कहते हैं। फिर आपको वेदिका देखने को मिलती है, प्रदक्षिणा पथ भी देखने को मिलता है। फिर चबूतरा आपको देखने को मिलता है। चबूतरा मतलब मेधि जिसे बोला गया, मेधि मतलब चबूतरा होता है। फिर आपको यष्टि देखने को मिलता है। यष्टि में आपको 3 छत्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3 छत्र देखने को मिलेंगे जिसे सम्मान, श्रद्धा एवं उदारता का प्रतीक माना जाता है। और जो ये यष्टि होती है वो हर्मिका पर टिकी होती है, मतलब हर्मिका के ऊपर यष्टि को लगाया जाता है। तो सर्वाधिक पवित्र स्थल जो भी होता है वो हर्मिका को माना जाता है। किसको माना जाता है?
अगर स्तूप की बात किया जाए तो स्तूप में जो सर्वाधिक पवित्र स्थल वो हर्मिका होती है। इसी को सबसे पवित्र माना जाता है। जैसे आप मंदिरों में देखते हैं तो मंदिर का सबसे पवित्र स्थान गर्भगृह होता है जहाँ पे मूर्तियां रखी जाती हैं। ऐसे हर्मिका होती है। तो हर्मिका में क्या किया जाता है, इसे जो माना गया है कि सर्वाधिक पवित्र भाग माना गया है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जो स्तूप होता है वो अर्धवृत्ताकार संरचना का होता है। मेधी के ऊपर उल्टे कटोरी की आकृति में आपको देखने को मिलता है। मेधी मतलब चबूतरा होता है, उसके ऊपर आप देखेंगे तो उल्टे कटोरी आकार का, जैसे कटोरी का अगर आप उल्टा कर देते हैं तो मान लो एक तरीके से जैसे आधी बॉल होती है तो उससे थोड़ा सा हल्का ऊपर तो आधी कटोरी जैसा आपको देखने को मिलता है। यह अर्धवृत्ती ये जो अर्धवृत्त आपको देखने को मिलता है, हेमिस्फेयर जैसा आपको देखने को मिलता है, इसे क्या कहा जाता है साथियों? अंड कहा जाता है। ठीक है, अंड कहा जाएगा। और इसके शीर्ष पे आप देखेंगे तो हर्मिका बनाई जाती है। हर्मिका जो संरचना देखने को मिलती है, और बुद्ध एवं उनके किसी शिष्य के अवशेष आप देखेंगे तो हर्मिका में ही रखे जाते हैं। तो इतना याद रखना है। तो आप देखेंगे तो जो चबूतरा है, चबूतरे को आप देखेंगे तो अर्धवृत्ताकार संरचना देखने को मिलती है। और इसी अर्धवृत्ताकार संरचना को अंड कहा गया, मतलब अंडे के आकार के जैसा दिखता है, इसलिए इसे अंड कहा गया है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसी अंड के ऊपर आप देखेंगे तो हर्मिका देखने को मिलती है। यहीं पे आप देखेंगे तो क्या रखे जाते हैं? बुद्ध एवं शिष्य, उनके शिष्यों के जो भी अवशेष हैं आपको इसी में देखने को मिलते हैं। और इसी को देवताओं का निवास स्थल भी माना गया है। जैसे आप मंदिर में गर्भगृह देखते हैं तो वहां पे आप शिवलिंग देखेंगे, मूर्ति देखेंगे, ऐसी आप यहाँ पे भी देखेंगे तो देखिए जो अंड है वो आपको बिल्कुल शिवलिंग के जैसे ही देखने को मिलता है, ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता। खास बात यह है। ठीक है, अगर आप कभी ध्यान से देखेंगे, स्तूप को देखेंगे, तो जैसा कि आप अगर सारनाथ वाले स्तूप को देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही फील होगा। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हर्मिका के ऊपर एक यष्टि होती है, दंड होता है, और उसके ऊपर 3 छत्र होते हैं जो कि श्रद्धा, सम्मान, उदारता का प्रतीक होता है। और मेधी के चारों ओर घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता है। और यह पूरी संरचना एक वेदिका से घिरी होती है जहां प्रवेश द्वार बना होता है। और प्रवेश द्वार को ही तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी साथियों। अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करें साथियों, तो पहला क्या है कि सारनाथ या सांची में अशोक के द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध स्तूप आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही आप देखें सम्राट अशोक ने तक्षशिला में भी धर्म रक्षिका स्तूप का निर्माण कराया था। सम्राट अशोक के समय बनाए गए भरहुत स्तूप में मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे तो शुंग शासक जो होते हैं वहां पे वेदिका का निर्माण करवाते हैं, किसमें? भरहुत स्तूप में। और नेक्स्ट वही बात करते हैं, नागार्जुनी कोंडा स्तूप का निर्माण आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश के शासकों द्वारा कराया गया है। और यहाँ पर बने विशेष प्रकार के चबूतरे आयक उल्लेखनीय हैं काफी ज्यादा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार साथियों।